नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अगर आपने नहीं लाइक किया है तो। आज स्टोरीज़ बाय विक में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो कि रियल स्टोरी है और आप इसको देखेंगे, सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता बैठेंगे। ये है स्टोरी 1975 की। 1975 यूपी में एक जगह का नाम है बस्ती। बस्ती की कहानी है ये। यहाँ पे एक फौजी रहता था। फौजी फौज से रिटायर हुआ था। अब फौजी फौज से रिटायर होने के बाद थोड़े से दूर एक गाँव में रहता था, जहाँ डुमरियागंज उसको कहते हैं, वो भी यूपी में आता है। डुमरियागंज का वासी था और डुमरियागंज रहता था। फौजी शादीशुदा था, फौजी रिटायर हो चुका था। फौजी रिटायर हो जाने के बाद वो बस्ती में ही अपना डेरा डाले हुए था, क्योंकि बस्ती ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इसका पुश्तैनी मकान था और पुश्तैनी मकान में ये अपना रहता था। दिन भर कुछ काम नहीं करना, दिन भर सोशल मीडिया पे रहना और दिन भर अपना मस्ती से दारू पीना, ऐश करना। ये फौजी की ज़िंदगी में था। फौजी की ज़िंदगी बदलती है उस समय जब ये फ़ेसबुक पे चला जाता है। फ़ेसबुक पे जाते ही इसको एक ऐसी लड़की का इन्विटेशन आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट कह लीजिए आप, आता है, जिसको ये एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, बस इसकी ज़िंदगी के उल्टी गिनती चालू हो जाती है। क्योंकि वो जो लेडी थी, जिसने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, उसका नाम था अंजू। वो रहने वाली थी लखनऊ की, डाइवोर्सी थी। 1990 में उसका डाइवोर्स हो चुका था और वो एक डाइवोर्सी थी। जबकि ये जो एक फौजी था, ये बिल्कुल डाइवोर्सी नहीं था, ये शादीशुदा था। अब अंजू ने लखनऊ से इससे चैट चालू की। फेसबुक पे ये मिले, फेसबुक पे बातें होने लगी, फेसबुक से बातें आगे चलीं और यहाँ तक चली गई कि ये आपस में मिलने लगे। यानी कि फौजी लखनऊ जाता था और अंजू से मिलता। अंजू से मिलने के बाद ये अंजू के घर भी जाता था, अंजू के घर जाके रहता था। अंजू के घर 2 दिन रहना, 4 दिन रहना, बच्चे जो थे अंजू के बहुत बड़े थे। बड़े का नाम राहुल था जो 12 साल का था और एक लड़की थी जिसका नाम था रुचि और उसकी एज थी 10 साल। यानी कि आप ये देखें कि अंजू डाइवोर्सी होने के बाद 2 बच्चों को पाल रही थी और उसके पालने का केवल एक ही कारण था, वो अच्छे-अच्छे लोगों को थ्रू सोशल मीडिया अपने जाल में फँसाती थी। फँसाने के बाद उसके साथ शादी का झांसा देती थी और झांसा देने के बाद उसको अपने जाल में फँसा के उससे पैसे हड़पती थी। जबकि फौजी जो था उसके जाल में आया ही नहीं, फौजी ने कहा कि हम आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं और इसने अंजू ने ये सोचा कि ये फौजी है, इसके पास तो पेंशन भी आती होगी, जायदाद भी होगी, काफ़ी कुछ इसने बना रखा होगा, तो हम इससे मिलके ही इसकी मतलब अच्छी तरह से बात करते हैं। अब बातें स का सिलसिला आगे चलता रहा। ये फौजी वहाँ जाया करता था लखनऊ में 4-4 दिन, 5-5 दिन इसके घर में रहा करता था। बच्चों को भी सब पता था कि मेरी माँ जो है शादी की तलाश में है और वो शादी करना चाहती है और एक सुखी ज़िंदगी जीना चाहती है। इसलिए बच्चों को भी कोई ऐसे ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि बच्चे भी जानते थे कि उनकी भी ज़िंदगी माँ के ऊपर ही चल रही थी, क्योंकि माँ के पास जो पैसे आते थे वो माँ इनके ऊपर खर्च करती थी। जबकि अंजू को पीछे से घर वालों से कोई भी 1 पैसे की मदद नहीं करता था, क्योंकि अंजू का व्यवहार ही ऐसा था। इसने जब अपने पहले पति से डाइवोर्स लिया अंजू ने, इसका पहला पति जो था एक किराना स्टोर चलाता था। वो किराना स्टोर से जो भी पैसा आता था, वो अंजू को देता था और अंजू की जो ख्वाहिश थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। यानी कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से अच्छे खाना खाना, घर में कभी खाना ना बनाना। तो ये सारी जो ज़िंदगी में उसकी जो उथल-पुथल होती थी, वो केवल पैसों को लेके होती थी।
जो अंजू के पति थे, वो इतने सीधे थे कि उनको बस केवल अपने दुकान से मतलब था और जो पैसा कमा के लाते थे, अपनी पत्नी अंजू के हाथ में दे देते। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि घर कैसे चल रहा है, क्योंकि घर से राशन तो पूरा दुकान से आता था और घर चलने का मतलब यानी दोनों बच्चों की पढ़ाई, दोनों बच्चों का ऐशो-आराम और खुद उसकी वाइफ अंजू का ऐशो-आराम दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला। जबकि जो दुकानदार थे, जो अंजू के हस्बैंड थे, उनके उसका नाम बलबीर था। बलबीर के पास 2 जोड़ी कमीज, 2 जोड़ी पैंट और 1 जोड़ी जूता ही था, जिसको ये बेचारा बदल-बदल के पहनता। एक दिन की बात है, जब इससे रहा नहीं गया बलबीर से, तो इसने साफ कहा कि भई जितने पैसे आते हैं आप खर्च ना करें, बल्कि बच्चों की शादी के लिए रखें और उनकी पढ़ाई के लिए, आगे के लिए रखें, ताकि आगे हमें कोई किसी से उधार ना लेना पड़े। लेकिन अंजू की आदतें बहुत बिगड़ चुकी थीं। अंजू कह तो देती थी हाँ, लेकिन सारे पैसे खत्म कर देती। धीरे-धीरे अंजू की आदतें और लत इतनी बुरी तरह से बुरे संगत में चली गईं कि इसको अपना पति बलबीर एक आँख नहीं भाता था। यानी कि पति के लिए ये खाना तक नहीं बनाती थी और बलबीर के लिए ये कुछ भी नहीं करती थी। बलबीर ने क्या किया, जबकि बलबीर एकदम सीधा-सादा सा था, वो कभी भी दारू के साइड में नहीं जाता था। अब धीरे-धीरे उसने दारू पीना चालू कर दिया। बलबीर ने जब दारू पीना चालू कर दिया, तो दुकान की भी जो कमाई होती थी, उससे वो दारू पी जाता था। घर में पैसे देता नहीं था। अंजू और बलबीर में इसी बात की लड़ाई होती थी कि पहले तो आप कमा के देते थे और अब हमें नहीं देते हैं, तो आपके साथ रहने का फ़ायदा ही क्या हुआ? बलबीर ने भी तैश-तैश में कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ या तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, तुम्हारी राह अलग हो जाएगी, मेरी राह अलग हो जाएगी। अंजू को बस यही चाहती थी अंजू कि किसी तरह से इस बंदे से यानी बलबीर से उसका पिंड छूटे। क्योंकि बलबीर जो था, अब पैसा भी देना इसको कम कर दिया था और बलबीर अपने हिसाब से घर को चलाना चाहता, जो अंजू को बिल्कुल पसंद नहीं था। ना ही इनके दोनों बेटों को पसंद था, क्योंकि दोनों बेटों की आदतें यानी बेटा और बिटिया के राहुल और रुचि की आदत ही ऐसी लग चुकी थी कि उनको भी ऐसी चीज़ों से प्यार हो गया था, जो कि अब देखिए बिसलेरी की बॉटल तक पानी पीते थे ये। घर में आरओ होने के बाद भी मार्केट में जाके बिसलेरी से पानी पी रहे हैं। तो खर्चा वहाँ करना चाहिए जहाँ पे आप करना चाहते हैं, ना कि ऐसी जगह खर्च करें, पैसा आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है। कब तक कोऑपरेट करेगा बलबीर? बलबीर ने जैसे ही ये कहा, उसकी मन मुराद पूरी हो गई। उसने यानी अंजू ने डाइवोर्स लेने का प्लान बना लिया और अंजू ने डाइवोर्स पेपर लाके बलबीर के सामने रख दिए। बलबीर ने बगैर सोचे उस पे साइन कर दिया और कुछ ही महीनों के बाद बलबीर और अंजू का डाइवोर्स हो। बलबीर की राह अलग, अंजू की राह अलग। अंजू अब किराए के मकान में चली गई थी, क्योंकि पहले बलबीर के साथ रहती थी, जो कि इसका पुश्तैनी मकान था बलबीर का। अंजू अब किराए के मकान में रहती थी। उसी किराए के मकान में फौजी आया और फौजी ने वहाँ पे आके धमाल मचा दी। फौजी के आने के बाद अंजू की मानो ज़िंदगी में रंगीनियाँ आ गईं। अंजू ने सोचा, फौजी ही एक ऐसा इंसान है, अगर मैं इसको अपने साथ पकड़ के रखती हूँ, तो मेरे बहुत सारे काम आएगा और मेरा बहुत काम अच्छा लगेगा। उसने फौजी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। फौजी ने स्ट्रेट बोला, ये पॉसिबल नहीं है, हमें मैं शादीशुदा हूँ और मैं शादी नहीं कर सकता हूँ एज़ पर हिंदू लॉ। अंजू को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, बल्कि अंजू ने स्ट्रेट बोला कि ठीक है, अगर आप शादी नहीं कर सकते हैं मेरे साथ, कोई बात नहीं, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहें। ये बात फौजी को कुछ खटकी।
तो फौजी को ये पता चल गया कि अगर ये लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं मेरे साथ, तो हो सकता है किसी चीज़ का दावा करे। यानी फौजी का दिमाग कोई दूसरी तरफ जाने लगा। फौजी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वापस आके। वो 2 दिन 3 दिन वहाँ स्टे करता है, बच्चों को काफ़ी अच्छे कपड़े खरीद के देता है, अंजू के लिए साड़ियाँ खरीदता है, कपड़े खरीदता है, अंजू को कुछ पैसे भी देता है, बच्चों को कुछ पैसे भी देता है और फिर ये रवाना हो जाता है बस्ती के लिए। बस्ती चला जाता है। बस्ती अपने घर जाके फिर वहाँ पे 2 महीना 3 महीना रहने के बाद फिर जब अंजू की याद आती है तो वापस ये लखनऊ की तरफ रवाना। जब लखनऊ की तरफ आता है तो इस बार ये दृढ़ निश्चय करके आता है फौजी कि मैं अब जा रहा हूँ, कोई ना कोई यहाँ से सॉल्यूशन करके ही जाऊँगा कि मुझे इसके साथ रहना है कि नहीं रहना है और क्या डिसीजन है ये भी देखते हैं। अंजू के साथ वो बैठता है फौजी और उससे बात होती है। फौजी की एक आदत बुरी कह लीजिए या कह लीजिए फौजियों को एक आदत लगी होती है कि रात को लवली सा सिप लेते हैं। वो रात को खाने के साथ सिप ले रहा था। अंजू ने बोला कि एक मेरा भी बना दो। फौजी के जमीन तले खिसक गई जमीन, यानी पाँव तले इसकी जमीन खिसक गई फौजी की। जबकि अंजू के मुंह से इसने सुना कि एक मेरा भी बना दो लवली सा। ये क्या? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बात नहीं होती है कि लेडीज भी शराब पीती है। जबकि उसको ये लगा कि क्या है ये? अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये क्या है? उसने बोला, चलो ठीक है, हम देखते हैं। उसने एक लवली सा सिप बना के उसको दे दिया। लवली सा सिप दे तो दिया, पीने के बाद अंजू बहक गई। अंजू बहकने के बाद उसने सारी स्टोरी रियल जो थी, आप बीती अपने ऊपर, उसने फौजी के सामने रख दी और फौजी को एक ओपन चैलेंज दे दिया कि मैं शादी करूंगी तो तुमसे, रहूंगी तो तुम्हारे साथ, आपको जो कुछ करना है कर लो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे ऐसे ऐसे सबूत हैं कि मैं अगर तुम्हारी बीवी को दिखाऊंगी तो तुम्हें शायद बख्शेगी। फौजी को यह बात समझते देर नहीं लगी कि शायद हो सकता है कि मेरे से कोई ऐसी गलती हो गई हो जो सबूत के रूप में इसके पास वीडियो क्लिप्स भी हो सकती हैं, फोटोज भी हो सकती हैं, मेरी और इसकी खींची हुई। इसलिए वो शांति से उसके साथ तैयार हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। अब देखिए, अंजू ने तो अपना दांव चल दिया था। अंजू का दांव बिल्कुल सही सटीक लग गया था। लेकिन फौजी को ये पता नहीं था कि ये दांव है या कोई उसकी चाल है। फौजी ने भी हाँ कर दी और अंजू ने बोला, आप जाने से पहले मुझसे शादी करके जाएंगे। तीसरे दिन इनकी शादी हो जाती है और ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मतलब ये हो गया, अंजू ने बोला कि मैं आपके साथ अब बस्ती चलती हूँ क्योंकि यहाँ हमारा कोई नहीं है, हम आपके साथ ही चलेंगे या आप यहाँ रहो। बस्ती जाने के लिए अंजू तैयार हो गई, दोनों बच्चों को लिया, सामान पैक किया और फौजी के साथ निकल गई बस्ती के लिए। बस्ती में जब ये गई, इसने देखा कि जिस मकान में फौजी रह रहा है वो मकान बहुत बड़ा है। इसका दिमाग चलने लगा अंजू का कि इतना बड़ा मकान और फौजी की पेंशन जो आती है, ये दोनों मेरे कब्जे में अगर हो जाए तो मेरी तो जिंदगी संवर जाएगी। फौजी की जिंदगी कितनी ही रह गई है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये दो चीजें मेरे पास आ गई तो मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। ऐसा सोच के अंजू ने अपना कर्तव्य दिखाने चालू किए। अब धीरे धीरे वो फौजी को अपने कब्जे में लेती नहीं और फौजी से सारी चीजें इसके बारे में पूछती नहीं। आपके पास कितने पैसे हैं, कहाँ हैं, कौन से बैंक में है, कितनी जायदाद है, कितना, यानी एक तरह से इसका सारा कुछ हड़पने के चक्कर में अंजू ने इससे फौजी से शादी की थी।
फौजी पहले 2 पैक पीता था, फिर 3 पैक पीता था, अब बोतल की बोतल खत्म करने लगा। जबकि अंजू को ये समझ में आ गई बात कि अब फौजी को टेंशन हो रही है। क्योंकि फौजी को अब इसलिए टेंशन होने लगी क्योंकि इसकी पहली पत्नी, जिसको अभी तक कुछ नहीं पता था, उसको कहीं से खबर लग जाती है कि आपके पति तो किसी एक औरत को लेके आए हुए हैं, अपने साथ रखते हैं। एक लड़का भी है उसका जवान और एक लड़की भी है जवान, जो कि लड़की जो है वो 20 एक साल की होगी और लड़का जो है 22 एक साल। मतलब अब औरत यानी फौजी की औरत को जब ये बात पता चलती है, तो फौजी की औरत इमीडिएटली वहाँ से रवाना होती है डुमरियागंज से और रवाना होके बस्ती आती है। बस्ती आके जब ये देखती है कि अंजू फौजी की बाहों में बैठी हुई है, लेटी हुई है, बच्चे वहाँ बैठे हुए किताब पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और घर को तहस-नहस किया हुआ है। यानी घर ऐसा लग रहा था जैसे कि रैन-बसेरा हो, कोई कहीं चीज़ फैला है, कोई कहीं चीज़ फैला है और गंदगी इतनी कि पूछो मत। अब फौजी की वाइफ जब आती है, वो ये दृश्य देखती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि हाय! मेरे पति ने ये क्या कर दिया और मेरे पति ने ऐसा क्यों किया? मेरे में क्या कमी थी? मेरे बच्चों में क्या कमी थी? खैर ये सब तो बाद में बातें होंगी। अब उसने अंजू के बारे में पूछा, भई ये कौन? इसके पति ने बोला ये मेरी पत्नी है। बोलता है, फौजी तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो रहो नहीं तो आउट। फौजी की ये बात सुनते ही फौजी की पत्नी इमीडिएटली वहां से निकल जाती है और रवाना हो जाती है अपने घर के लिए, बगैर कुछ कहे। तीसरे दिन यानी बस्ती से तीसरे दिन डुमरियागंज फौजी, अंजू और अंजू के दोनों बच्चे डुमरियागंज पहुंचते हैं। एक डाइवोर्स का पेपर बना के और इसके सामने रखते हैं, फौजी की वाइफ के सामने, कि इस पे साइन कर दो। वो कहती हैं कि डाइवोर्स तो मैं आज नहीं दूं, कल नहीं दूं, जिंदगी भर नहीं दूं। आपको जाना है, जहां रहना है रहें, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे, आपके लिए घर के दरवाजे मेरे बंद हैं। इतना कह के वो दूसरे कमरे में चली जाती हैं और फौजी को अपनी पत्नी के बारे में ये पता था कि वो जो कहती है वो करती है, वो इस चीज़ों में बड़ी पक्की है। यानी कि अच्छे ख़ानदान से थी, इसलिए उसको सब पता था कि मेरी पत्नी अब टस से मस होने वाली नहीं है, तो यानी कि यहाँ टाइम वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। वो अंजू को लेके वापस चलने लगता है। अंजू कुछ गाली-गलौज के चक्कर में उसकी वाइफ़ को गाली देने लगती है। फौजी की वाइफ़ वहाँ से आती है दूसरे कमरे से और बगैर कुछ कहे अंजू को बोलती है, "कृपया करके आप यहाँ से निकल जाएँ। अगर मेरा पारा हाई हो गया, तो शायद कुछ हो जाएगा यहाँ से और आप यहाँ से जाएँ।" अंजू क्या कहती है, उसके वर्ड सुनिएगा। अंजू कहती है, "मैंने तुम्हारे पति को तो ले लिया, अब तुम्हारी जायदाद भी लूँगी, तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूँगी, तुम आओगी सड़क पे और मैं खाऊँगी इसकी पेंशन और मैं रहूँगी इसके घर में। और ये हो गया मेरा पति, मैंने तुम्हारा पति तुमसे छीन लिया।" फिर भी बेचारी कुछ नहीं बोलती है और वो सुन के हैरान रह जाती है कि इतना सिर पे चढ़ा दिया है फौजी ने इनको कि इस तरह से बातें कर रही है। खैर, कुछ भी हो, ये उसको गँवारा नहीं था। अब फौजी की वाइफ ने अपने भाइयों को फ़ोन किया और उनको बताया ऐसी-ऐसी बात है। इनके भाई आए, फौजी दूसरे दिन वहाँ से निकले, किसी होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ से निकल रहे थे। फौजी को घेरा इनके भाइयों ने और उनको बोला कि आपको जहाँ कहीं भी रहना है रहें और अब इस घर की तरफ मुड़ के मत देखिएगा और ना ही इधर आइएगा।
इतना कह के उनको छोड़ के वो निकल गए। फौजी अंजू को लेके चला जाता है और अंजू और फौजी की ज़िंदगी कटती रहती है। अंजू को केवल मतलब था फौजी के पेंशन से और केवल मतलब था उसके घर से। वो एक-एक करके जायदाद उसकी बेचना चाहती थी, यानी 2 जो ज़मीन थी फौजी की उसने बिकवा दी। बिकवाने के बाद उसके पास जो पैसे आए, उससे ऐशो-आराम किया, घूमे-घामे और पैसे सारे खर्च कर दिए। जब पैसे सारे खर्च कर दिए, फिर भी इसको होश नहीं आई अंजू को कि हम अपने बीते दिनों के लिए, आगे के दिनों के लिए पैसे बचा के रखें, ऐसा नहीं किया उसने। फौजी जो था, इसके माया जाल में इतनी बुरी तरह फँस चुका था कि इसको निकलने का कोई भी जगह, तरीका नहीं समझ में आ रहा था। फौजी को बस एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि किस तरह से इससे पिंड छुड़ाया जाए। क्योंकि जो फौजी सोच के आया था कि हम अंजू को लेके आएँगे, ये हमारी दुःख-दर्द की साथी बनेगी, उसका उल्टा काम हो रहा था। दुःख-दर्द की साथी कहाँ बन रही थी, उसकी तो ऐसी की तैसी कर रही थी अंजू, और अंजू ने फौजी को तो एटीएम बना रखा था, यानी एनी टाइम मशीन, यानी जब चाहो पैसा निकालो, जब चाहो पैसे लो और इसको 2 वक़्त की रोटी दो और यहाँ पड़े रहने दो। ऐसा कहना था क्योंकि अंजू को एक बहुत बुरी लत पड़ी हुई थी। अंजू को एक तरह से मर्द बदलने की आदत पड़ी हुई। यानी कि डाइवोर्स के बाद अंजू ने 10 मर्द कम से कम बदले होंगे और किसी के पास ये टिकती नहीं थी। ये टिकती उसी के पास थी जिसके पास पैसे होते थे, जायदाद होती थी, कुछ महीने, कुछ साल टिकती थी और उसके बाद उसको भी पैसे और जायदाद लेने के बाद उसको भी रफ़ा-दफ़ा कर देती थी और फिर आगे की अगले मुर्गे की तलाश में निकल जाती थी। ऐसा अंजू की फितरत में था। ये बातें फौजी को बाद में पता चली, लेकिन फौजी इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि इसके पास, अंजू के पास हुनर था। हुनर इस चीज़ का था कि ये इस तरह की बातें करके, यानी लॉलीपॉप की बातें करके, अपने बच्चों का हवाला देके, अपने बच्चों की झूठी कस्में खा के अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। लेकिन अंजू को ये नहीं पता था कि इसका परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है और परिणाम इतना बुरा होगा कि शायद ये कटोरा लेके सड़क पे ना आ जाए। हुआ भी वही। कितना दिन फौजी जिंदा रहता? उसने खूब दारू पी और दारू पीने के बाद एक दिन दारू पीता-पीता ये स्वर्गलोक को सिधार गया। जब स्वर्गलोक को सुधार गया आपका फौजी, उसके बाद, यानी स्वर्गलोक सिधारने के बाद अंजू की ज़िंदगी में भूचाल-सा आ गया। क्योंकि अंजू को ऐसी उम्मीद ना थी कि ये इतनी जल्दी चले जाएँगे दारू पीते-पीते और मैं सड़क पे आ जाऊँ। हुआ यूँ कि फौजी के मरने के बाद फौजी की बीवी ने इसको घर से बेदखल किया, इसको हर चीज़ से बेदखल किया अंजू को, या बेदखल क्या मतलब रिश्ता ही तोड़ दिया। और अंजू के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसको ये प्रूव कर सके कि हाँ, ये फौजी ही मेरा पति था और इससे मैंने लीगली शादी की थी। क्योंकि लीगली शादी वो होती है जिसका सर्टिफिकेट होता है या जिसका आई कार्ड बनता है और जिसका देश और सबके सामने शादी होती है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि लिव इन रिलेशनशिप का भी आजकल सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट ही आगे जाके काम आता है। वो इसने कुछ नहीं बनाया था। लिहाजा अंजू को इतनी बुरी तरह से सड़क पे आना पड़ा कि इसके हाथ में कुछ नहीं था। अंजू के पास जितने पैसे थे वो सारे पैसे तो इसने खत्म कर दिए और पैसे सारे खत्म हो जाने के बाद इसके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि फौजी के जितना सामान था, टीवी, फ्रिज, स्कूटर, यानी जो कुछ भी इसके पास था, वो सारा कुछ बेच देती।
धीरे-धीरे करके ये सारा सामान बेचती गईं। 2023 तक ये सारा सामान बेच चुकी थीं और 2023 के बाद इसके पास हाथों में कुछ नहीं था। ये सड़क पे थीं और अब ये तलाश रही थीं किसी दूसरे मुर्गे को। लेकिन बच्चे बड़े हो चुके थे। लड़की की अंजू ने शादी कर दी थी। लड़का बड़ा हो गया था। लड़का सेट भी नहीं हो पाया था। लड़के को कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। लड़का एक तरह से टाइम पास कर रहा था, अपनी ज़िंदगी बिता रहा था माँ के साथ और माँ को भी कोई अब ऐसा नहीं मिल रहा था जिसके साथ ये सेटल हो सके। लेकिन अंजू ने फिर भी अपनी हार नहीं मानी और फिर अंजू ने एक बिज़नेसमैन को पकड़ा और आज वो बिज़नेसमैन के साथ रह रही हैं और बेटा भी उसका बिज़नेसमैन के साथ रह रहा है। लेकिन अंजू की ऐसी दुर्दशा है कि उसको वो बिज़नेसमैन घर में बर्तन मँजवाता है, घर में 2 वक़्त की रोटी उस समय देता है जब वो घर की पूरा काम करती है। यानी बिज़नेसमैन ने उसको इस तरह से ट्रीट कर रहा है जैसे घर की नौकरानी। और अंजू को अब वो नौकरानी बना के अपने साथ रखता है और अंजू को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस माया जाल से कैसे निकला जाए। क्योंकि इस माया जाल से निकलना अंजू के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। टेढ़ी खीर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिज़नेसमैन नहीं चाहता कि वो बुढ़ापे का सहारा इस समय छोड़ के जाए। क्योंकि बिज़नेसमैन ऑलरेडी बुड्ढा है, बूढ़ा हो चुका है और ये भी एक तरह से अपने लास्ट स्टेज में है। तो इसकी सेवा करती है वो और साथ में रहती है। इसका जो लड़का है, वो थोड़ा बहुत काम कर लेता है, कहीं इधर-उधर से कुछ पैसे कमा के ले आता है और रहता है। लेकिन अंजू की ज़िंदगी नर्क हो चुकी है। बिज़नेसमैन आज नहीं तो कल स्वर्गलोक सिधार जाएँगे। अब बिज़नेसमैन का भी वही हाल होने वाला है, जो फौजी का हुआ था। लेकिन बिज़नेसमैन एक सुलझा हुआ बिज़नेसमैन है, इसलिए उसने सारा कुछ नॉमिनेशन अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को कर दिया है और ये चीज़ें बिल्कुल पता नहीं थी अंजू को। जब बिज़नेसमैन द एंड पे आया, तब सारी पोल खुली और अंजू जो थी, वो इस समय सड़क पे है और सड़क पे होने का मतलब ये है, उसके एक हाथ में खाली कटोरा है और दूसरी हाथ में अपनी तकदीर है और तकदीर और कटोरे को लेके वो इस दुनिया में दौड़ रही है। उसको कहीं से कुछ मिल जाता है तो खा लेती हैं। उसकी ज़िंदगी नर्क हो चुकी है। उसको फौजी का सामान जो उसने बेचा था, फौजी की वाइफ ने उसके ऊपर केस कर दिया है और फौजी को पुलिस यानी फौज की पुलिस उसको खोज रही है, वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएगी। अब देखना ये है कि अंजू की ज़िंदगी में कहाँ से ट्विस्ट आता है। बस मेरे पास इस कहानी में इतना ही था। आपको ये कहानी कैसी लगी आप बताइएगा। इस कहानी की सीख आपको क्या मिली वो भी बताइएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप कभी भी किसी पे विश्वास करें तो दिल से करें, अगर विश्वास न करें तो बिल्कुल ना करें। इस तरह से खरी-खोटी से काम नहीं चलता है। यानी 10 मर्द बदलना, ज़िंदगी में आपके कुछ नहीं है, कोई आपका एम नहीं है, पति को केवल आप एटीएम समझें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए और कई चीज़ें हैं इसमें। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? बिल्कुल बताइएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।